इस सेशन का थीम ही था सबसे कठिन चुनाव। आप एक निवेशक के तौर पर आप बेहद सफल निवेशक हैं और आप अपने आप को इन्वेस्टर ही मानते हैं और इन्वेस्टर बताते भी हैं। 3 चीज़ें जो आप बिल्कुल नहीं करते हैं किसी स्टॉक को चुनने में, ऐसे स्टॉक्स को जिनको आपको छूना, बताना, रिकमेंड करना पसंद नहीं करते हैं, वो 3 चीज़ें जो चुनाव को आसान बनाती हैं, वो क्या हो सकती हैं आपके हिसाब से? 3 चीज़ें ऐसी हो सकती है। एक तो मैं नई कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, और या जिसका प्रोमोटर का कोई प्रीवियस कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ जिसका 15-20 साल का कम से कम एग्जिस्टेंस है मार्केट के अंदर में। तो उसने 2-3 उतार चढ़ाव, बड़े बड़े उतार चढ़ाव, छोटे मोटे 10-5 उतार चढ़ाव लाइफ में देख लिया हो, तो सीजनड हो गया हो, क्योंकि अनुभव का पैसा है यहाँ पे, अनुभव की कीमत है यहाँ पे। तो एक तो मैं ऐसे में नहीं करता हूँ कि जो एकदम रॉ इन्वेस्टर हो, माने प्रोमोटर हो, फाउंडर हो। और दूसरा, मैं पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। लोगों को लगता है कि मैं जो छोटे स्टॉक लेता हूँ स्मॉल कैप, लेकिन पेनी स्टॉक और स्मॉल कैप के अंदर में फ़र्क है। तो मैं ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ कि जिसके अंदर में समझिए जिसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है, और सिर्फ जिसमें डेट बहुत है जिस कंपनी के अंदर में, माने इतना डेट है उसमें कि उसको सर्विस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वैसी कंपनी में भी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। और तीसरा जो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो ऑपरेटर ड्रिवन है, या समझिए वो तेज़ी बाज़ार के अंदर में आ जाते हैं और मंदी में साफ हो जाते हैं, जिनके अंदर में प्रोमोटर का भी नाम कभी कभी रहता है मार्केट को चढ़ाने उतारने में, या ऑपरेटर ड्रिवन है, तो मैनिपुलेटेड है, ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए ये सारे सूत्र बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सत्र उन निवेशकों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण होने वाला है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। केडिया जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। नई कंपनी में निवेश नहीं करते। हमारे दिमाग में कई सारे सवाल हैं इसको लेकर जो हम पूछेंगे कि नई कंपनी में निवेश नहीं करते, जिन कंपनियों पर कर्ज होता है उनमें निवेश नहीं करते, और जिनके प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ये सवाल तो जायज़ है, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर नई कंपनी में निवेश नहीं किया जाएगा तो फिर इक्विटी का पूरा प्राइमरी मार्केट ग्रो कैसे करेगा? क्योंकि हम ये कहते हैं कि तभी प्राइमरी मार्केट ग्रो करेगा जब कंपनी आएगी, अपनी योजना रखेगी, भरोसा देगी लोगों को, लोग आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आपकी बात सुन लें लोग, तो फिर तो आईपीओ में पैसे ही नहीं लगाएंगे। तो एक आईपीओ में और नए मैनेजमेंट में फ़र्क है। आईपीओ की कंपनियां भी हो सकती है 10 साल का, 20 साल का एग्जिस्टेंस रखती हो, उसके बाद में आईपीओ करने के लिए आ रही, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। वैसे मैं आईपीओ में भी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू पहले निचोड़ ली जाती है ज़्यादातर तो इस बोलकर, लेकिन आईपीओ वाले भी 20 साल हो जाते हैं। और दूसरा बात है, देखिए सर, यहाँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। मैंने कोई प्राइमरी मार्केट का मैंने कोई ठेका तो ले नहीं रखा। मैंने इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, 14 करोड़ अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, समझिए 2-3-4 करोड़ एक्टिव इन्वेस्टर्स होंगे ज़रूर। तो हर आदमी के लिए अपने अपने सूटेबल होता है कि हाँ भाई मेरे को, कई लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे मेरे को तो नई कंपनी में इन्वेस्ट करने का भाई, क्योंकि उसी के अंदर में अपॉर्चुनिटी आती है। तो मार्केट बड़ा है, हर चीज़ यहाँ पर बिक रही है। 20 रुपये में भी चाय मिलती है, 100 रुपये में भी चाय मिलती है, और 400 रुपये में भी चाय मिलती है, और तीनों के काम चल रहे हैं। तो हर तरह के कस्टमर है इसके अंदर में। दूसरा सवाल सर, डेट को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में आते हैं, और हम ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो दर्शक है, जो लोग मौजूद हैं, वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और परोक्ष रूप से स्टॉक्स के जरिए म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड का फंड्स भी उन्हीं स्टॉक्स में लगा होता है। और हम अपने कार्यक्रमों में जो हमारे दर्शक हैं उनको बराबर बताते हैं कि आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो चेक करिए, उसकी होल्डिंग चेक करिए। कर्ज को लेकर, कंपनियों के डेट को लेकर काफ़ी दुविधा है बाजार में, निवेश को लेकर, और इसके कई सारे अलग अलग फार्मूले या पैरामीटर्स बताए जाते हैं। ये कहा जाता है कि डेट लोडेड कंपनियां अच्छी नहीं है, थंब रूल ये है जिन पर बहुत ज़्यादा डेट है, लेकिन ये भी माना जाता है कि जिनके पास कैपिटल की अगर शॉर्टेज है और कंपनियों के पास अच्छी ग्रोथ प्लान है और उनके पास डेट है, तभी वो ग्रो कर पाएंगी। जो कैपिटल फैमिश्ड कंपनियां हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है, वो कैसे आगे ग्रोथ करेंगी? तो डेट के पैमाने में भी आपका चुनाव कैसे होता है? आप किन कंपनियों को, बिल्कुल जो जीरो डेट है उनको चुनते हैं, या आपको उन कंपनियों के कामकाज की क्वालिटी देखना पसंद होता है? नहीं, जीरो डेट कोई ज़रूरी नहीं है। जीरो डेट हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपने एकदम सही कहा आपने कि अगर कंपनी डेट से पैसा नहीं उठाएगी तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी, एक्सपेंशन कैसे होगा कंपनी के अंदर में। तो मैं उसके अंदर में एक मैचिंग होना चाहिए कि कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कंपनी का टर्नओवर है 2000 करोड़ का, एक एग्जाम, और समझिए कंपनी ने डेट ही उठा रखा है 500 करोड़ का या 1000 करोड़ रुपए का डेट उठा रखा है, तो मैंने 100-150 करोड़ रुपया तो उसको हर साल उसको डेट में भरना पड़ेगा। अगर 1000 करोड़ रुपया उठा रखा है और 100 करोड़ रुपया उसको डेट इंटरेस्ट उसको भरना पड़ेगा। तो 2000 की कंपनी को अगर इंटरेस्ट का पेमेंट ही अगर इतना अगर होना 5% अगर होने वाला है उसके रेवेन्यू का,
तो कंपनी क्या तो कमाएगी और क्या इंटरेस्ट चुकाएगी और क्या फिर अपना कब वो अपना मूल चुकाएगी, कब प्रिंसिपल चुकाएगी। तो इसके अंदर में एक समन्वय होना चाहिए। तो मैं प्रीफर करता हूँ जनरली जो मिनिमम डेट हो, या इतना हो कि कंपनी अगर घाटे में भी अगर चली जाए 2-3 साल के लिए, तो भी कम से कम इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई एसेट नहीं बेचनी पड़े। तो बहुत ज़्यादा जो ओवर एम्बिशियस हो, एम्बिशन होना चाहिए लेकिन वो उसका तालमेल होना चाहिए आपकी ग्रोथ के हिसाब से। तो वो जो बैलेंसिंग जहाँ पर एक्ट होता है ग्रोथ का, प्रॉफिट का और इंटरेस्ट पेमेंट का, वो बैलेंसिंग जहाँ पर होता है वहाँ मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सर, एक सवाल बार बार भारत में उठता है, वो कंपनियों की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर है, और बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं पिछले 5-6 साल में, 7 साल में, और उससे पहले भी बहुत अच्छी और टॉप पर खड़ी हुई कंपनियां खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कारण ख़त्म हुई हैं और उसमें ह्यूज वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ। आप कैसे फिल्टर लगाते हैं, कैसे समझते हैं कि ये गुड एंड क्लीन कंपनी है निवेश के लिए? क्योंकि बाजार में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, सामान्य निवेशकों के लिए उनका रिकॉर्ड चेक करना, उनके प्रमोटर्स के वेयरअबाउट्स चेक करना और उनके बारे में जानना मुश्किल है। आप इस मामले में क्या मंत्र देंगे? आप क्या बताएंगे कि अगर चुनाव करना हो 5,000-6,000 कंपनियों के बीच में से क्लीन कंपनी का, जो साफ़ सुथरी कंपनी हो, तो कौन सी चीज़ें देख लेनी चाहिए? नहीं, उसमें ऐसा सर, मेरा एक कोट है कि देर आर लार्ज कैप, देर आर मिड कैप एंड देर आर स्मॉल कैप्स एंड देर आर भंगार कैप्स ऑल्सो। तो भंगार कैप क्या है, उनको भी बता दीजिए। तो ये भंगार कैप जो 6,000 आप नाम ले रहे हैं, हाँ। इसमें 4-5 हज़ार कंपनियां भंगार कैप उसमें श्रेणी में आती है, जो हर तेजी बाजार के अंदर में आ जाती है शुतर मुर्ग के जैसे, और वापस वो चली जाती है, बुल मार्केट में आती है और वापस चली जाती है। फिर उनका परफॉर्मेंस जो लैकलस्टर होता है। तो इस बोलकर मेरे जो नोटिस में जो रहता है वो 500,000 कंपनियाँ रहती है, और मैं इनको 10-10 साल, 5-5 साल, 15-15 साल तक मैं इनको वॉच करता हूँ। मैं इनको, और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने कई जगह एग्जांपल दिया कि मैं क्या करता हूँ। तो मैं ऐसा कोई भी एक ऐसा एथलीट समझिए जिसका कोई पहले पास्ट में कोई ट्रैक रिकॉर्ड, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा हुआ है। ये इसका मतलब कोई कंपनी जो पहले जब इकोनॉमी का साइकिल आया, बूम साइकिल आया, उसमें कंपनी ने कोई बड़े कीर्तिमान स्थापित किए, बहुत अच्छा उसने काम किया। लेकिन उसके बाद में जब समझिए इकोनॉमी में डाउन टर्न आया और उसके अंदर में वो बीमार पड़ गया, जो एक एथलीट जिसने कीर्तिमान स्थापित किया और वो समझिए बीमार हो गया, कुछ हेल्थ इश्यू हो गए, और या कुछ अपने आउट ऑफ फॉर्म हो गया। फॉर एग्जांपल, कई बार हम देखते हैं क्रिकेटर धड़ाधड़ धुएंबाज बल्लेबाजी करता है या बॉलिंग करता है, अचानक साल 2 साल 3 साल वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है। तो वो जो कंपनी ऐसी आउट ऑफ फॉर्म हो जाती है, लेकिन अपनी स्किल जिसने खोई नहीं है, मैं उसका वापस फॉर्म में आने का इंतजार करता रहता हूँ ऐसी कंपनियों का। कभी कभी ये इंतजार 5 साल भी होता है, 10-10 साल भी ऐसे इंतजार होता है। जब मेरे को लगता है कि इस कंपनी का सेक्टर में भी सुधार हो गया है और ये कंपनी 10 साल के मंदी के बाद में, माने इकोनॉमिकल डाउनवर्ड साइकिल के बाद भी कंपनी टिकी हुई है और कंपनी का जो अंदर जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म नहीं हो गई है कि मिट जाएगी, और वापस जब अच्छे दिन आएंगे तो ये जल्दी जोर से भागेगी। तो मैं इस तरह कंपनी को आइडेंटिफाई करता हूँ और उनके लिए वेट करता हूँ कि कब वो वापस सुधार होगा उस कंपनियों में। तो सर, आपके वो जो रत्न है चुने हुए 5,000 कंपनियों में से, जो आप 500 पे निगाह रखते हैं और 500 में से भी 50 रत्न चुनते हैं या 40 रत्न चुनते हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि रिटर्न्स का लेवल क्या है उनके ऊपर? रिटर्न का लेवल क्या है जिनको आपने चुन रखा है, जिन स्टॉक्स में औसतन आपका रिटर्न कितना है उन स्टॉक्स के ऊपर, उस इन्वेस्टमेंट पे? मैं समझा नहीं। जो आपने अपने खास स्टॉक्स चुन रखे हैं, जो 500 स्टॉक्स में से 100 चुन रखे हैं, उनमें बेस्ट रिटर्न देने वाले स्टॉक्स कितने हैं? अच्छा, बेस्ट रिटर्न देने वाले? हाँ। नहीं, उसमें हर तरह के स्टॉक्स हैं, ऐसे भी है जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं। और मेरा एक स्टॉक है जिसने मेरे को 16,000 गुना रिटर्न दिया मेरे को, 16, 17, 18 साल में समझिए, 16,000 टाइम्स रिटर्न दिया। तो मैं लकी था कि मैं 18 साल तक उस शेयर्स को रोक के भी रखा। 18 साल तक? 18 साल, हाँ, 17-18 साल। 18 साल में तो सेंसेक्स से कंपनियां निकल जाती हैं, बदल जाती हैं भारत। 25 साल तो कंपनियां रुकती नहीं है टॉप में। तो हम तो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हम आपसे समझते हैं कंपनी के हिस्सेदार है, तभी हमको इक्विटी शेयर होल्डर बोला जाता है, को ओनर बोला जाता है शेयर होल्डर को। तो वो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कि अगर ये कंपनी अगर अच्छा कर रही है और बीच में कई बार उतार चढ़ाव है, ऐसे उतार चढ़ाव आए कि कंपनी की 2/3 वैल्यू साफ हो गई, तो फिर भी उसमें टिका रहा मैं। तो वो आखिरी सवाल आपसे, सबसे बड़ा जो सवाल निवेशकों के दिमाग में होता है, बाजार से निकला कब जाए?
एग्जिट स्ट्रेटजी ज़्यादा कठिन होती है शेयर बाजार में निवेश करने से पहले कि एंट्री तो सबको दिखता है कि वैल्यूएशन दिख रहा है या ग्रोथ दिख रही है, एग्जिट कैसे किया जाए? आप कैसे एग्जिट प्लान करते हैं? एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होती है आपकी? देखिए, एग्जिट स्ट्रेटेजी का मैंने एक जगह एग्जांपल दिया था, वो मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि एग्जिट स्ट्रेटेजी जो है वो रामायण में आप विभीषण से सीख सकते हैं। तो विभीषण ने क्या किया था, वो एक ट्रिपल ए कंपनी में इन्वेस्ट किया था रावण, और उसकी सोने की लंका थी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा शासन होगा और कैसी कंपनी होगी। ट्रिपल ए थी मैनेजमेंट उसका। लेकिन जब वो मैनेजमेंट अपने ध्येय से भटक गया, डीफोकस्ड हो गया, अपने फोकस से अगर भटक गया उसने, तो उसने क्या किया, उसका साथ छोड़ दिया, उससे एग्जिट किया और दूसरी ट्रिपल ए कंपनी जो क्राइसिस के अंदर में थी, जो मैंने आपको बताया कि कोई एथलीट है लेकिन अभी वो बीमार पड़ा है, लेकिन उसकी स्किल, उसकी क्षमता भी खत्म नहीं हुई है, उसने दूसरी ट्रिपल ए कंपनी थी जो राम थी, उसको ज्वाइन किया। तो ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है कि जब मैनेजमेंट का फोकस हट जाता है तब उसमें से हटने का और फिर नए मैनेजमेंट में एंट्री करने का। तो केडिया जी ने आपको राम कथा के जरिए बताया कि विभीषण के तरह, और विभीषण को बुरा मत कहिए क्योंकि विभीषण की एग्जिट स्ट्रेटजी सही थी। उसने एक सिंकिंग कंपनी को छोड़कर एक राइजिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। तो हमेशा हम लोग विभीषण को कुछ नकारात्मक टर्म में लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केडिया जी।